वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए जो है कि जैव प्रक्रम क्लास 10th से साइंस है। ठीक है, साइंस में जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रम में जो है कि हमने पोषण पढ़ लिया, पाचन पढ़ लिया और हमारा ये तीसरा टॉपिक है जैव प्रक्रम में जो कि श्वसन है। और श्वसन में जो है कि हम पढ़ेंगे मानव में श्वसन। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट है श्वसन। ठीक है, तो देखिए मानव में श्वसन क्या होता है। इससे पहले हमने पादपों में, जानवरों में, पौधों में, इन सभी में श्वसन देख लिया है। अब हम देखेंगे मानव में श्वसन किस प्रकार से क्यों होता है। ठीक, देखिए मानव में श्वसन के लिए विशिष्ट श्वसन अंग या श्वसनांग पाए जाते हैं। ठीक है, मानव में श्वसन के लिए क्या होता है, विशिष्ट श्वसन अंग पाए जाते हैं। मानव में विशिष्ट श्वसन अंग क्या है, हमारा नाक है। ठीक है, क्योंकि हम नाक से ही सांस लेते हैं तो वो हमारा क्या है, विशिष्ट श्वसन अंग है या श्वसनांग है। यानी श्वसन अंग या फिर श्वसनांग एक ही बात है, पाए जाते हैं। श्वसन अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वसन अंग क्या करते हैं, मिल करके श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, मानव के प्रमुख श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। मानव के प्रमुख श्वसन अंग क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। वो नाक से तो सांस लेता है लेकिन वो कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। ठीक है, अगर फेफड़ों में जो है कि वायु ना जाए तो इंसान का जीवन जो है कि मुश्किल हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। जो वक्ष गुहा में कशेरु दंड तथा पसलियों द्वारा बने एक अस्थि पिंजरे में घिरी रहती है। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि मानव में प्रमुख श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, वक्ष गुहा के मेरुदंड। मेरुदंड किसे कहते हैं, तो रीढ़ की जो हड्डी होती है हमारी उसे हम मेरुदंड कहते हैं। और पसलियों द्वारा बने एक अस्थि पिंजरे से घिरी होती है। कशेरुदंड के द्वारा बना होता है और पसलियों के द्वारा बना होता है। ठीक है, कशेरुदंड और पसलियों, जो हमारे फेफड़े में जो पसलियाँ होती हैं, जो फेफड़ा हमारा होता है उसकी जो हड्डियाँ होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पसलियाँ कहते हैं। ठीक है, तो कशेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी और पसलियों द्वारा बने एक अस्थि पिंजरे से घिरी होती है। फेफड़े श्वसनाल अथवा वायुनाल तथा नासामार्ग द्वारा वायुवातरण से संबंध रहते हैं। फेफड़े किससे संबंध रहते हैं, तो श्वास नाल से, वायुनाल से और नासा मार्ग से। श्वास नाल जो हम सांस लेते हैं जो हमारे फेफड़े में जाता है, वायुनाल जो हमारा वायु होता है। ठीक है, और नासा मार्ग जो हमारे नाक का जो मार्ग है जिसके द्वारा वायु अंदर जाता है फेफड़े में, इसी के द्वारा क्या होता है, बाह्य वातावरण से संबंधित रहते हैं। ये क्या होते हैं, बाहरी वातावरण से संबंधित रहते हैं, श्वासनाल, वायुनाल और नासा मार्ग। तो ये हो गया मानव में श्वसन। अब देखेंगे मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से। कुछ प्रमुख अंग हैं जो मानव श्वसन के लिए क्या है, मानव श्वसन तंत्र के लिए प्रमुख अंग है। देखिए पहला है नासापट्ट। ठीक है, नासापट्ट का मतलब जो हमारा आवरण है नाक का उसी को हम नासापट्ट कहते हैं। श्वसन अंगों का प्रथम भाग नासिका होता है। ठीक है, श्वसन अंग का प्रथम भाग क्या होता है, नासिका होता है, क्योंकि हमारे नाक से ही वायु जाता है। ठीक, तो पहला हमारा अंग क्या हुआ, नाक हुआ। यह दो बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलता है। और हमारे नाक में कितने छिद्र होते हैं, तो 2 छिद्र होते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, बाहर खुलता है। नासिका के मध्य एक नासापट्ट पाया जाता है, यानी जो नाक में हमारे 2 छिद्र हैं उनके बीच में क्या होता है, एक पट्ट पाया जाता है, तभी तो 2 छिद्र हैं। 2 छिद्रों को वही तो डिवाइड किया है, बांटा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, जो बीचों बीच पट्ट है उसी को कहते हैं नासापट्ट। ठीक है, जिसके कारण नासा गुहा 2 भागों में बढ़ जाता है। उसी के कारण क्या होता है, हमारा नाक 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी 2 छिद्र में बट जाता है। इसे अंतरनासा पट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरनासा पट्ट कहते हैं। नासिका के प्रारंभ में छोटे छोटे बाल होते हैं। देखिए जो हमारा ये नाक है, नाक में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। और ये बाल क्यों होते हैं, क्या इसका काम है, तो देखिए ये बाल इसलिए होते हैं ताकि हमारे नाक में हम सांस लेते हैं तो धूल कण वगैरह भी सब कुछ जाता है, गर्दा वगैरह हमारे नाक में, तो उसी बालों में क्या होगा, जितनी भी गंदगी होगी वो सब उसी बालों में फंस जाएगी। ठीक है, ताकि ये जो गंदगी है हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा। देखिए
नासिका के प्रारंभ में छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल आदि के कणों को वायु के अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा है नासा मार्ग। नासा मार्ग क्या है इसे समझिए। नासा पट के कारण प्रत्येक नासा रंध्र अपनी ओर के नासा मार्ग में खुलता है। ठीक है, नासा पट जो होता है उसी के कारण, नासा पट यानी जो दो छिद्रों में बांटा है, जो बीच में पट है वो क्या किया है, दो छिद्रों में बांट दिया है, तो उसी को हम नासा पट कहते हैं। नासा पट के कारण प्रत्येक नासा रंध्र अपनी ओर के नासा मार्ग में खुलता है। ठीक है, रंध्र यानी छिद्र, रंध्र जो होता है उन्हीं के कारण क्या होता है, नासा मार्ग में खुलता है। नासा मार्ग की गुहा अर्थात नासा गुहा उपास्थि तथा अस्थियों के कारण अत्यंत ही टेढ़े मेढ़े व घुमावदार मार्ग के रूप में प्रतीत होती है। देखिए हमारी जो नाक है और नाक के अंदर जो हमारा नली है नाक का, वो क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा और घुमावदार होता है। और वो किससे बना है होता है, उपास्थियों से बना होता है, उपास्थियों और अस्थियों से बना होता है हमारा नाक। ठीक है, हड्डी नहीं होती है उसमें, उपास्थियाँ होती हैं। नासा गुहा के अंदर श्लेष्म कला उपस्थित होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या उपस्थित होती है, श्लेष्म कला उपस्थित होती है नासा गुहा के अंदर, जो नासा मार्ग में पतला तथा चिकना तरल श्लेष स्रावित करता है। यानी देखते हैं कि छोटे बच्चों के नाक में या किसी के भी नाक में क्या होता है, चिपचिपा तरल श्लेष्म होता है। ठीक है, चिपचिपा तरल श्लेष्म क्या होता है, जम जाता है, यानी गंदगी जो होता है वो हमारे नाक में जम जाता है और बिल्कुल पतला परत होता है वो, जो कि निकालने पे चिपचिपा होता है। ठीक है, तो उसी को बोला है कि चिकना तरल श्लेष्म स्रावित करता है। वही जो गंदगी होता है उसी को क्या करता है, इकट्ठा करके ये एक ही बार गंदगी इकट्ठा हो जाता है जो चिपचिपा बन जाता है। उसके बाद अगला है रोमाभ। अब रोमाभ ये क्या होता है, देखिए श्लेष्म कला पर असंख्य बाल जैसे अत्यंत महीन रोमाभ होते हैं। ठीक है, जो श्लेष्म कला होता है उस पर क्या होते हैं, असंख्य बाल होते हैं। ठीक, नाक के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं जैसे अत्यंत महीन रोमाभ होते हैं। ये श्लेष्म या कप को भीतर की ओर ग्रसनी में या बाहर की ओर नाक में लगातार भेजते रहे हैं। क्या कह रहा है कि श्लेष्म क्या करते हैं, कप जो हमारा कप होता है, श्लेष्म या जो कप होते हैं हमारे, खांसी होने पे सर्दी होने पे कप जम जाता है ना, तो उसी कप को या तो अंदर भेज देता है या ग्रसनी के द्वारा, या फिर क्या करता है नाक के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है, देखिए नासा मार्ग ग्रसनी में खुलता है। नासा मार्ग कहाँ खुलता है, ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी का अग्रभाग नासा ग्रसनी कहलाता है। जो ग्रसनी का आगे का भाग होता है वो नासा ग्रसनी कहलाता है, यानी नाक में ही आके वो खुलता है। ठीक है, ग्रसनी का आगे का भाग नाक में ही आके खुलता है। और निचला भाग मुख ग्रसनी कहलाता है। नीचे का भाग क्या कहलाता है, मुख ग्रसनी, यानी ऊपर का भाग जो है नाक में आके खुलता है और नीचे का भाग क्या होता है, मुंह में आके खुलता है। ठीक है, तो यानी नासा मार्ग और क्या है, मुख ग्रसनी, निचला भाग मुख ग्रसनी। ठीक है, मुख ग्रसनी कहलाता है। इसमें श्वास नली तथा आहार नाल दोनों खुलता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं। हमारा नाक का रास्ता और हमारे मुख का रास्ता दोनों क्या है, एक ही जगह अटैच है। ठीक है, श्वास नली तथा आहार नाल दोनों खुलता है। नाक से हम सांस लेते हैं तो मुंह से होते हुए हमारे फेफड़े में जाता है और मुंह से ही हम क्या करते हैं, भोजन भी खाते हैं। ठीक, उसके बाद अगला है वायुनाल। वायुनाल क्या होता है समझिए, देखिए वायुनाल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वायुनाल को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। अब वो भाग कौन कौन से हैं उसको देखिए। पहला भाग है स्वर यंत्र या कंठ द्वार। ठीक है, स्वर यंत्र या कंठ द्वार, यानी जिससे हमारा स्वर निकलता है, जिससे आवाज़ निकलता है, तो कंठ से ही तो निकलता है। ठीक है, तो कंठ द्वार या स्वर यंत्र दोनों एक ही है। यह ग्रसनी में पीछे किंतु निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है। ग्रसनी में क्या होता है, बिल्कुल पीछे होता है, और निगल द्वार से पहले जो हमारा निगलने का द्वार है, ठीक है, उससे पहले क्या होता है,
एक छिद्र होता है, ऊपर की ओर देखेंगे, मुंह खोलेंगे तो एक छोटा सा कुछ लटका रहता है, ठीक है, गले में लटका रहता है, मुंह पूरा खोलेंगे तो दिखाई देगा। और वहीं से क्या होता है, एक छिद्र होता है जो कि नाक में जो रास्ता जाता है, ठीक है। यह वायु को ग्रसनी में घाटी द्वार की सहायता से श्वास नाल में पहुंचाता है। ये क्या करता है, वायु क्या करता है, ग्रसनी से कहाँ पहुंचाता है, श्वास नाल में पहुंचाता है। वो भी किसकी सहायता से, तो घाटी द्वार की सहायता से। घाटी द्वार उसी को कहते हैं जो हमारे मुख में लटका रहता है, छोटा सा बिल्कुल मटर की दाने की तरह, मुंह खोलेंगे तो साफ दिखेगा, लटका रहता है और उसके ऊपर छिद्र रहता है, उसी को घाटी द्वार कहते हैं। इसके ऊपर उपास्थि का बना ढक्कन होता है। इसके ऊपर क्या होता है, उपास्थि का बना एक ढक्कन होता है जिसे घाटी ढापन यानी एपिग्लोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिक्स कहते हैं, जो भोजन को निगलने समय घाटी द्वार को बंद कर देता है। जब हम भोजन खाते हैं तो वो क्या करता है, घाटी द्वार को यानी एपिग्लोटिक्स को बंद कर देता है, ठीक है। नहीं तो खाना क्या होगा, हमारे नाक की तरफ आ जाएगा और नाक से निकलने लगेगा। कुछ बच्चों को देखते होंगे, आपने बच्चों को देखा होगा कि वो खाना खाते हैं तो जब खाना सरकता है तो नाक से भी खाना बाहर आता है, ठीक है। इसीलिए खाते टाइम कुछ सोचना नहीं चाहिए, भोजन पे सीधा ध्यान देके अपना भोजन करना चाहिए। अगला है श्वास नली। श्वास नली क्या होता है, दूसरा नंबर देखिए, यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। श्वास नली क्या होता है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका जो व्यास होता है वो 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर लगभग इसका व्यास होता है। इस नली का लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और लगभग व्यास जो इसका होता है 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर का व्यास होता है इस नली का, जो कंठ से लेकर पूरी ग्रीवा में विद्यमान होती है। ये नली क्या होती है, कंठ से लेकर ग्रीवा तक रहती है। यह वक्ष में पहुंचकर 2 छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। क्या होती है, वक्ष में पहुंचकर, ठीक है, वक्ष में पहुंचती है तो 2 छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे श्वसनीय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, श्वसनीय कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर सकती है। प्रत्येक श्वसनी क्या करती है, अपनी ओर जो है कि फेफड़े में प्रवेश कर जाती है, जहाँ पहुंचकर, ठीक है, जहाँ पहुंचकर यह अनेक शाखाओं तथा उपशाखाओं में विभाजित होकर अंततः वायु कोष्ठकों या वायु कोशों में प्रवेश कर समाप्त हो जाती है, ठीक। क्या कह रहा है कि जहाँ पहुंचकर प्रत्येक श्वसनी अपनी और फेफड़े में प्रवेश करती है। प्रत्येक श्वसनी यानी जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या होती है, वो ऑक्सीजन क्या होता है, फेफड़े में प्रवेश करता है, ठीक है। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, फेफड़े में प्रवेश करता है, जो कि फेफड़े में पहुंचकर अनेक शाखाओं को और उपशाखाओं में, अनेक शाखाओं में और उपशाखाओं में क्या होता है, बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद वायु कोष्ठकों या वायु कोशों में प्रवेश करके समाप्त हो जाता है, ठीक। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद देखेंगे आखिरी जो है वो है फेफड़ा। अब करेंगे फेफड़े की बात, ठीक। देखिए फेफड़ा क्या है। फेफड़े मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग है। फेफड़े क्या है, मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग है फेफड़े। ये संख्या में 2 हल्के गुलाबी रंग के कोमल तथा लचीले अंग हैं। ये संख्या में 2 होते हैं, ठीक है। श्वसन अंग कितने होते हैं, तो 2 होते हैं संख्या में। हल्के गुलाबी रंग के कोमल होते हैं और लचीले अंग होते हैं, जो वक्ष गुहा में हृदय को घेरे हुए उपस्थित होते हैं। वक्ष गुहा को क्या करते हैं, वक्ष गुहा में हृदय को घेरे रहते हैं चारों तरफ से। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर पतली तथा दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है। जो हमारा फेफड़ा होता है, जो मनुष्य का फेफड़ा होता है, फेफड़ों को क्या करता है, चारों तरफ से घेरा रहता है, ठीक है। चारों तरफ से क्या करता है, जो वक्ष होता है फेफड़ों को चारों तरफ से घेरा रहता है और चारों ओर पतली तथा दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है। चारों ओर क्या किस प्रकार से घेरा होता है, तो पतली झिल्ली से, पतली और दोहरी झिल्ली होती है जिससे चारों ओर से घिरा होता है, जिसे फुफ्फुस आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं,
फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फेफड़े जिस गुहा में पाए जाते हैं उसे फुफ्फुस गुहा कहते हैं। ठीक, फेफड़े जिस गुहा में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस गुहा कहते हैं। अब देखिए, फुफ्फुस गुहा में एक लसदार तरल पदार्थ भरा होता है। फुफ्फुस गुहा में क्या होता है? एक प्रकार का लसदार और तरल पदार्थ, यानी लसदार का मतलब लसलसा और तरल पदार्थ भरा होता है फुफ्फुस गुहा में। ठीक है, देखिए, जो फेफड़ों की सुरक्षा करता है, ये क्या करता है? पदार्थ फेफड़ों की सुरक्षा करता है। यह तरल फुफ्फुस आवरण को नम तथा चिकना भी बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है? तरल और फुफ्फुस जो आवरण होते हैं उन आवरणों को नम और चिकना भी बनाता है। ठीक है, आवरण को बिल्कुल नरम बना देता है और चिकना बना देता है, जिसके कारण फुफ्फुस गुहाओं के मध्य श्वास नाल, ठीक है, फुफ्फुस गुहाओं के मध्य क्या होता है? श्वास नाल, श्वसनिया, ग्रास नली, हृदय आदि अंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? अंग उपस्थित होते हैं, जिसे मध्य अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य अवकाश कहते हैं। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा तथा कुछ चौड़ा होता है। देखिए, जो दाहिना फेफड़ा होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है, यानी दाहिना फेफड़ा हमारा बड़ा होता है और बायां वाला जो फेफड़ा होता है वो कुछ छोटा होता है। ठीक है, और चौड़ा, परंतु वो क्या होता है? चौड़ा भी होता है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है, चौड़ा होता है और लंबाई में कुछ छोटा भी होता है। फेफड़े डायफ्राम के उभरे हिस्से पर चिपके रहते हैं। फेफड़े क्या होते हैं? जो डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम के उभरा हुआ हिस्सा, डायफ्राम का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उस पर चिपके रहते हैं फेफड़े, जिससे फेफड़े का आकार तथा शंक्वाकार छोर का शीर्ष कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फेफड़े का आकार तथा शंक्वाकार छोर का शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मनुष्य में जो है कि श्वसन, मनुष्य में किस प्रकार से कैसे श्वसन होता है, कौन कौन से अंग होते हैं श्वसन के लिए, ये सभी मैंने बता दिया। तो फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।